Good afternoon, students. Today we are going to see the meaning of interpretation. Means I am going through the interpretation of statute subject, and my topic is only to go through the constitutional interpretation with reference to doctrine of Pith and Substance, doctrine of colorable legislation, doctrine of territorial nexus, and doctrine of severability. Fine. But before we go through the constitutional interpretation, principles of constitutional interpretation, we supposed to go through the meaning of interpretation. एक बार हम interpretation की meaning को देख लेंगे because थोड़ा सा background समझना जरूरी है direct topic में जाने से पहले. So what is the meaning of interpretation of statutes? Interpretation का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ क्या है interpretation का समझना, of मतलब का, and statute का मतलब होता है law. लॉ मतलब कानून या कानून में दिए गए प्रोविजन, धाराओं के तहत कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, उसका मतलब होता है स्टैट्यूट. फाइन. सो नाउ द पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है. क्या ये एक एक्ट है या ये कोई नियम है. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कोई एक्ट नहीं है, ये नियम है. जिस नियमों को अगर हम समझ जाते हैं और इस नियम को समझने के बाद हमको समझ में आता है कि कोई एक्ट को कैसा पढ़ना चाहिए, उस एक्ट को कैसा समझना है, उस एक्ट को अप्लाई कैसे करना है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम आज फोकस करेंगे. फाइन. सो व्हाट वी से कि नियमों को कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके तहत अगर हम एक्चुअल मीनिंग जो दिया हुआ है किसी एक्ट में, किसी कानून में अगर कोई वर्ड दिया है, कुछ लिखा हुआ है और उसमें कुछ एम्बिगुअस साउंड करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको उसी के दूसरे मीनिंग के तहत हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. और इसका दायित्व किसके ऊपर दिया गया है. कोर्ट के पास ये दायित्व है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको इंटरप्रेट, कानूनों का इंटरप्रेट किए करे. एंड ये जो है किसी फैक्ट पर बेस्ड नहीं रहता. ये किसी, जैसे अगर फैक्ट चेंज हुआ, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस में हम देखेंगे फैक्ट चेंज हुआ तो एविडेंसेस भी चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे फैक्ट चेंज हो रहा है तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा किसी कानून का. नहीं, ऐसा नहीं है. इंटरप्रिटेशन फैक्ट बेस्ड नहीं रहता. इंटरप्रिटेशन जो रहता है वो आपका उसका किसी भी वर्ड का इंटरचेंजेबल मीनिंग को हम देखते हैं. मतलब किसी वर्ड का अगर 2 मीनिंग है, 3 मीनिंग है, तो उस सर्कमस्टेंस में उस समय पे कौन सा वर्ड एप्लीकेबल होगा उस वर्ड को वहां पे अप्लाई करके, बट उसका एक्चुअल मीनिंग, ट्रू सेंस ऑफ दैट एक्ट विल नॉट चेंज. उसका ट्रू सेंस चेंज नहीं होगा, या लेजिस्लेशन का इंटेंशन उस एक्ट को बनाने के पीछे क्या था उसका वो भी चेंज नहीं होगा. बिकॉज इंटेंशन जो लेजिस्लेशन का है उस इंटेंशन को सामने रखते हुए ही इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाते हैं. और उस लॉ को बनाने के लिए वो कुछ रीजंस हैं उसके पीछे जिसके कारण वो लॉ इनेक्ट हुआ है. तो उस रीजन का जो ट्रू मीनिंग है, ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन के दौरान ट्रू मीनिंग ऑफ, ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो चेंज नहीं होगा. फाइन. सो कुछ केस लॉज दिए गए थे. कुछ केस लॉज यहाँ पे, कुछ केस लॉज के बारे में मैंने यहाँ पे बात की है बिकॉज जिससे आप समझ सको कि इंटरप्रिटेशन कैसा होता है या कैसा किया गया है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज. इसमें कहा गया है कि अ स्टैट्यूट इज एन एडिक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ केस. फाइन. जो स्टैट्यूट क्या है, एडिक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. अगर इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है, ये टोटली एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है. एंड
इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ कोर्ट इज टू डिस्कवर, क्या डिस्कवर करने के लिए बनाया गया है इंटरप्रिटेशन? टू डिस्कवर द ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट, ये कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है. And the last is very important, that is principles of interpretations are not principles of law. Interpretation में जो principles सिद्धांत दिए गए हैं वो law के सिद्धांत नहीं है, but खाली क्या है, ये एक methodology है जिसके तहत जो word है, text में word लिखा हुआ है, उसको explain करने का, उसको समझाने का एक तरीका है. Fine. These are the observations of court through different cases. So some of the important case laws you can write, that is Institute of Chartered Accountants versus Accountants of India versus Price Waterhouse, AIR 1998 का केस है. सेकेंड is State of West Bengal versus Kesoram Industries Limited 2004 का केस है. And third is Nathi Devi versus Radha Devi Gupta 2005 का केस है. And last one is B. Premanand versus Mohan Koikal 2011 का केस है. ये कुछ important case laws है जिससे आप समझ पाएंगे कि interpretation of constitution कैसे होता है. Now constitutional interpretation करने के लिए कुछ पॉइंट्स पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए अप्रोच जो है वो, अप्रोच या मैनर जो है वो नैरो नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी ब्रॉड एंड लिबरल. उसका इंटरप्रिटेशन लिबरल वे में करेंगे, ना कि एक एयर टाइट कंपार्टमेंट के तहत नहीं करेंगे. उसका दैट शुड बी वेरी लिबरल. एंड अप्रोच जो है वो उसका डायनेमिक होना चाहिए, pragmatic होना चाहिए और flexible होना चाहिए, rather than static, pedantic और rigid. मतलब वो rigid नहीं होना चाहिए while interpreting any constitutional provision. अगर constitutional provision को interpret कर रहे हैं उस समय हमको थोड़ा सा dynamic, थोड़ा सा practical और flexible होके interpretation करना चाहिए. That is acceptable. And what these things are done by our courts. So उसको देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कुछ केसेस को लेके हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. पहला जो रीवेरुवेरी केस है उसमें हमने देखा क्या कि प्रियम्बल जो है उसमें कहा गया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो उसमें कहा गया तो प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं किया कर सकता है. ये रीवेरुवेरी केस ने कहा. अपने ही इंटरप्रिटेशन को देन रिजेक्ट कर दिया केशवानंद भारती के केस में. केशवानंद भारती के केस में क्या कहा क्या कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. प्रियम्बल को जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाए तो प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कुछ अमेंडमेंट कर रही है आर्टिकल 368 के तहत, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है या बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल में जो दिया हुआ है बेसिक एलिमेंट्स को आप टच नहीं कर सकते व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ये आपका केशवानंद भारती केस में कहा गया, इंटरप्रेट किया गया. देन कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. You can implement the directive principle of state policies, but at the time of implementing this directive principles of state policy, you cannot violate the fundamental rights. मतलब fundamental rights को violate करते हुए कोई भी directive principles of state policy implement नहीं किया जा सकता. These are the interpretations of the constitution in different cases. Different cases में ये interpretation किया गया है courts के द्वारा. Now we will focus on our point, today's lecture in fact, that is principle of constitutional interpretation in reference to किस डॉक्ट्रिन का रेफरेंस दिया गया है constitutional interpretation करते समय. वो है doctrine of fit and substance, vulnerable legislation, territorial nexus and severability. ये 4 points है, 4 doctrines है, 4 doctrine है जिस पर हम आज focus करेंगे while continuing this lecture. Fine. So first
इसके लिए हमको सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस को हम ट्रू नेचर ऑफ लॉ भी कहते हैं। ट्रू नेचर ऑफ लॉ मतलब, ट्रू नेचर ऑफ लॉ हम क्यों कहते हैं, बिकॉज पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर और सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। सो पिथ एंड सब्सटेंस के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर किसके और किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। ये किस ढंग से किया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर यूनियन यूनियन के पास पावर है कि वो लॉ बनाए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए। अब यूनियन के पास जो पावर है, जो लिस्ट दिया गया है, वो उसमें ही पावर उनको मिला है कि आप लॉ बनाएंगे पूरे भारत के लिए, और स्टेट अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। पर एक और है कॉन्फ्रेंसेस जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बनाए, एंड जिसका लॉ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा उसका लॉ एप्लीकेबल होगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इन दैट कंडीशन। फाइन। सो लीगल इफेक्ट ऑफ दैट लॉ क्या है, कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज, मेनली द कोर मीनिंग ऑफ लॉ, कोर मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पीपल। तो कोई भी अगर हम लॉ बनाते हैं तो क्या हमारे पास मेन मुद्दा रहता है, दैट इज राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसमें डिफाइन किया जाए, और राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बेस करने पे लॉ का इफेक्ट होता है। क्या लॉ कभी भी ये एड्रेस करता है कि लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन क्या है, या लेजिस्लेचर किस पार्ट पे लॉ बना सकता है, लॉ का मतलब लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन क्या है, या क्या वो किसी सब्सटेंस पर किसी सब्सटेंस के तहत किसी डिफरेंट मैटर को डील कर सकता है कि नहीं, ये किसी लॉ में दिया रहता है। ये पॉइंट है, लॉ जो डील कर रहा है, अगर एक लिस्ट के सब्जेक्ट पर डील कर रहा है, क्या वो दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट को टच कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगेन द पॉइंट इज, अगर कोई लॉ बनाते समय यूनियन लिस्ट में अगर कोई लॉ बन रहा है और उसमें स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को भी टच कर दिया, तो क्या वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस पॉइंट पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के तहत ये देखेगा, ध्यान देगा कि क्या किसी के पास ये पावर है कि वो दूसरे के सब्जेक्ट को इंक्रोच करे। अगर वो इंक्रोच करता है तो क्या वो लॉ इनवैलिड कहलाएगा। नाउ अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सो कोर्ट विल सी, कोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के थ्रू ये देखेगा कि लार्जर इंटरेस्ट पीपल को किसमें मिल रहा है। अगर उस लॉ से किसी दूसरे लिस्ट के सब्जेक्ट का इंक्रोचमेंट होने के बावजूद लोग जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल हैं, देन वो सब्जेक्ट, वो लॉ जो रहेगा वो इनवैलिड नहीं कहलाएगा, या इनवैलिड उसको घोषित नहीं करेगी कोर्ट। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। Fine. So it is very it is very systematically defined that it provides flexibility in the rigid scheme of distribution of power. Distribution of power जो है, that is a very rigid scheme, but legislation were to be declared invalid on the ground that it encroached the powers which would be drastically circumscribed. मतलब अगर एकदम रिजिडली देखा जाए तो वो वायलेशन है दूसरे के पावर के तहत, और या दूसरे के पावर को इनक्रोच कर रहे हैं। अगर इनक्रोच कर रहे हैं तो इनवैलिड होना चाहिए। पर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के तहत ये कहा जाएगा कि एनिसिलरी इनक्रोचमेंट इज एप्लीकेबल अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो फिर एट दैट टाइम इट विल नॉट
declared invalid. So some of the important case laws are there. The State of Bombay and others versus FN Balsara का केस है, आतिका बेगम का केस है, and the Zamir Ahmed Latifur रहमान शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केसेस है. इस केसेस से कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट अगर चैलेंज करता है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कि सब्जेक्ट अगर मेरे लिस्ट में मेंशन किया गया है तो वो दूसरा कोई एनक्रोच नहीं कर सकता. एट दैट टाइम कोर्ट विल एनालाइज एंड एग्जामाइन. कोर्ट उसको एनालाइज करेगी और कोर्ट एग्जामाइन करेगी, और अगर कोर्ट को ये मिलता है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि एनक्रोचमेंट जो है वो उतना नॉन बेनिफिशियल नहीं है और वो इंक्रोचमेंट जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, तो एट दैट टाइम जो स्टेट एक्ट है वो इनवैलिड नहीं कहलाता. दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ फिट एंड सबस्टेंस. नाउ कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. हियर आल्सो दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ही है. फिट एंड सब्सटेंस से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें कह दिया गया है कि अगर आपको डायरेक्टली किसी चीज को या किसी पॉइंट पे अगर आपका पावर नहीं है कुछ करने का तो आप इनडायरेक्टली भी वो काम नहीं करेंगे. सो वेरी फेमस लैटिन मैगजीन इज देयर, दैट इज क्वांडो एलिक्विट प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिक्वम. इसका मतलब होता है when anything is prohibited directly it is also prohibited indirectly. मतलब अगर किसी चीज को करने के लिए आपको डायरेक्टली मना किया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इनडायरेक्टली भी वो काम नहीं कर सकते. फाइन. सो ये जो पूरा डॉक्ट्रिन है ये कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर लॉ बना रहे हैं और आपके पास वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं कि आप वो लॉ बना सकते हैं, और अगर है तो आप अपने ही सीमाओं में रह के वो लॉ बनाएंगे, आप दूसरे के लिस्ट में इनक्रोच नहीं करेंगे. सो अगर कलरेबल लेजिस्लेशन एप्लीकेबल हो रहा है कि फिट एंड सब्सटेंस एप्लीकेबल होगा, दैट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द कोर्ट विल डिसाइड कि इसमें कौन सा डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो रहा है और कौन से डॉक्ट्रिन के तहत इसको इंटरप्रेट किया जाए. So now come to next the court's observation. So important point is the state of Bihar. Important case laws are the state of Bihar versus Kameshwar Singh and the Mohanlal Tripathi versus District Magistrate Raebareli. And the third case is I.M. Saxena versus the state of MP. Here the court observed that the constitution of a state distributes the legislative power and set some limitation in the shape of fundamental rights. Question do arise on transgression in that limitation of its constitutional power. इस केस लॉज के तहत ये बात सामने आई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेजिस्लेटिव पावर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपको कुछ लिमिटेशन सेट किए हैं, तो लिमिटेशन किसके तहत? फंडामेंटल राइट के हिसाब से आपके कुछ पावर्स आपके सेट किए हैं, लिमिटेशन सेट किए, तो आप उस लिमिटेशंस का उल्लंघन नहीं करेंगे. सो अगेन फॉर द कलरेबल लेजिस्लेशन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अगर आप कुछ डायरेक्टली करने के लिए मना किया जा रहा है तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. Now come to doctrine of territorial nexus. What is the meaning of territorial nexus? Sorry. Territorial nexus का मतलब होता है ये जो एप्लीकेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का, ये अप्लाई होता है स्टेट एक्ट्स पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट एक्ट पर एप्लीकेबल होगा. Here, the law which a state is empowered to make must be for the purpose of that state, and the law enacted by state legislature in the absence of a territorial nexus
कैन नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्टेट को एम्पावर किया गया है कि आप किस पर्पस के लिए आप कोई लॉ बना सकते हैं, बस अपने स्टेट के लिए, आप दूसरे के स्टेट के लिए नहीं बना सकते। तो अगर ऐसा कोई टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है और कोई तो फिर वहां पे कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं होगा। आप अपने स्टेट के लिए एम्पावर है लॉ बनाने के लिए, तो आप अपने स्टेट के लिए ही बनाएंगे, आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं करेंगे अपने लॉ का। Second is if a law is made which may extend beyond the territory of that state can be valid only based on doctrine of territorial nexus। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है और वो आपके टेरिटोरी मतलब आपके स्टेट के भूभाग के बाहर अगर वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो उस समय ध्यान में ये रखा जाएगा कि टेरिटोरियल नेक्सस था कि नहीं था। सो एट दैट टाइम अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट ये देखेगा कि आपके पास वो टेरिटोरियल नेक्सस है। अगर दोनों की सहमति से ऐसा कुछ हो रहा है या लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए ऐसा कुछ हुआ है, तो एट दैट टाइम वो एप्लीकेबल हो सकता है। फाइन, दैट कैन बी एप्लीकेबल फॉर द on the points of doctrine of territorial nexus. For this, two important case laws are there, that is Sondur Gopal versus Sondur Rajini and State of Bombay versus RMDC. ये Sondur Gopal versus Sondur Rajini, it's a very new case law that is in 2013. उसमें इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एंड कोर्ट ने वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। उन्होंने कहा, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि अगर आप टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, दिस डॉक्ट्रिन को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज द कनेक्शन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। दो स्टेट के बीच में जो कनेक्शन है वो रियल होना चाहिए, वो इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजरी मतलब भ्रमिक नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में वो नेक्सस या वो रिलेशन होना चाहिए दो स्टेट के बीच में। एंड द सेकंड पॉइंट क्या कहा, लायबिलिटी साउट टू बी इम्पोज्ड बाय दैट लॉ मस्ट बी पर्टिनेंट टू दैट कनेक्शन। मतलब अगर इम्पोज किया जा रहा है, अगर अपने स्टेट के को छोड़ के दूसरे स्टेट में भी वो लॉ अप्लाई किया जा रहा है, तो वो उस वहां के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये दोनों के बीच में ये रिलेशन या नेक्सस, ये संबंध होना चाहिए, देन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस विल बी एप्लीकेबल। Law that has extraterritorial operation cannot directly be enforced in another state, but such law is not invalid and saved by Article 244। बहुत अच्छे से ये भी कहा कोर्ट ने, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर किया या इंटरप्रेट किया कि अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात नहीं कही गई है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है, तो वो लॉ दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट वो लॉ इनवैलिड भी नहीं होगा। लॉ वैलिड है बट वो लॉ एप्लीकेबल दूसरे स्टेट में नहीं किया जाएगा। ये सेव किया गया है आर्टिकल 245 क्लॉज 2 के तहत। क्लियर? सो कि कहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई होगा और कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एप्लीकेबल नहीं होगा। That is very effectively and very beautifully explained by the court. Now come to the fourth doctrine, that is doctrine of severability. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है। अगेन इट इज इंटरचेंजेबल। सेवरेबिलिटी का मतलब है सेपरेबिलिटी, मतलब सेपरेट करना, दो चीज को अलग करना। कोई चीज अगर गलत है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है तो वो उसको हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है तो उसको चलने दो। That is a very simple meaning of doctrine of severability. Fine. तो इसमें ये कहा गया है कि जो पार्ट
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है उसको आप सेपरेट करके हटा दो, और जो कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली उसको आप सेव करके रखो। फाइन। सो अब इसको डिटरमाइन कैसे करें? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए अगेन लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर का इंटेंशन समझना जरूरी है कि लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट किया जब इस लॉ को, उसका इसके पीछे बनाने का इंटेंशन क्या है, और उस इंटेंशन या ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, टाइटल ऑफ द लॉ, प्रियम्बल ऑफ द लॉ को फोकस करना बहुत जरूरी है। आफ्टर focusing on all this point, title, object and preamble of that act, you can separate the inconsistent part and save the consistent part. But अगर ऑब्जेक्ट ही इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से तो पूरा एक्ट इनवैलिड होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, उसमें कुछ प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है, देन वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम द real act. Fine. Otherwise, the act is invalid in its entirety. Fine. Now, the important case laws are Kyoto Holohan versus Zakichuluhu. Second, Harikchand versus Union of India. Third is RMT Chamar Baugwala versus Union of India. These are the three important case laws. The validity or invalidity of the provision of this statute does not depend upon the provision enacted in some section or in different sections. बहुत अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्ट का वैलिडिटी या इनवैलिडिटी इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से कोई प्रोविजन किसी एक सेक्शन में दिया है या अलग सेक्शन में। ये मेनली आपका किस पर डिपेंड करेगा? द सब्सटेंस ऑफ मैटर मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है वो रेलिवेंट होना चाहिए एंड रेलिवेंट टू द प्रोविजंस होनी चाहिए। अगर रेलिवेंट है then the act will be applicable, it will not be invalid, otherwise the whole act will be invalid. Clear? So that's all in this today's lecture, and I hope I explained all these doctrines in a particular manner, in a very effective manner by which you people are able to understand and go through these pages. You will definitely get the actual meaning of this lecture. मैंने कुछ case laws लिखा है, you can go through it and you can find more case laws and you can explain it in your own language. Fine. So the main important point is interpretation of statute or interpret कैसे करना है. Intention of the legislation should be maintained. You cannot change the act. And constitutional interpretation, principles of constitutional interpretation with reference to these four doctrines you have to remember: the spirit and substance, culpable legislation, territorial nexus and severability. So for today, that's all. Thank you so much.